बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान के मेरे बहादुरों, बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माओ, बहनों और औलियाए अल्लाह की सरजमीन वालों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाई मुल्तान वालों, मुल्तान वालों, आपकी बहादुरी को कि मैं आज कायल हो गई हूं। आपकी बहादुरी को मैं सलाम पेश करती हूं। भाई मैंने तो यही सुना था, मैंने तो ये सुना था कि आज जलसे की इजाजत नहीं, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हमारे निहत्ते कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों की चादर और चार दीवारी की इज्जत की पामाली हो रही है और जगह जगह रास्ते बंद किए जा रहे हैं, स्टेडियम को ताले लग गए हैं और हमारे निहत्ते कारकुनों पर, हमारे अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, तो मैंने सोचा जलसा हो या ना हो, मैं आज मुल्तान की आवाम के पास जरूर पहुंचूंगी इंशाल्लाह। और जब मैं मुल्तान पहुंची, मुल्तान के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहादुरों, जब मैं मुल्तान पहुंची तो अभी मैं मुल्तान में एंटर नहीं हुई और मुल्तान में जलसे का आगाज हो चुका था। तुमने एक जलसा गाह बंद की, मुल्तान की गली गली, सड़क और हर मोहल्ले में आज जलसा हुआ है। तो मुल्तान वालों, शाबाश, तुमने आज इमरान खान को भगा दिया है, मार मार के भगा दिया है। और वो कहते हैं ना, अभी तो मैं मुल्तान आई हूं, जेड़े वेले मुंह साडा मुल्तान आए पासे हाई ना ते कम दे पेन हन, जेड़े वेले मुंह साडा इस्लामाबाद अल थेसी तो की थेसी। मैं पीपल्स पार्टी को उनके यौम तासीस पे मुबारकबाद पेश करती हूं और मैं अपनी छोटी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी को आज उनका खैर मकदम करती हूं। और मैं मुल्तान के अवाम को ये बता देना चाहती हूं कि जब घर पर मुश्किल आए तो बेटियां, बहुएं, माएं निकलती हैं, और जब हमारे मुल्क पे और 22 करोड़ अवाम पर मुश्किल आती है तो पाकिस्तान की ये बेटियां अपने अवाम के लिए निकलती हैं। और आप सब जानते हो, आप जानते हो ना कि नवाज शरीफ पर आज फिर नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। शरीफ फैमिली के ऊपर एक और क़यामत टूटी है। मुझ पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त है। नवाज शरीफ की माँ अल्लाह ताला को प्यारी हो गई और नवाज शरीफ साहब ने मुझे टेलीफोन पे कहा कि अपने दुखों को घर छोड़कर जाना, क्योंकि हमारे दुख, अवाम के जो दुख है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो दुख है,
हम उसके लिए निकले। हमारा दुख छोटा है, उनके दुख बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, मुल्तान के मेरे बहादुरों, शेरों, नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मुल्तान के अवाम के पास जाना, मगर अपने दुखों का जिक्र मत करना। और उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम के दुखों के ऊपर अपने जाती दुख कुर्बान। नवाज शरीफ ने कहा कि आज जितनी तकलीफ में मैं हूं, उससे ज्यादा आज मुल्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हैं। अवाम पर रोज हम जानते हैं कि अवाम पर रोज दुखों के पहाड़ टूटते हैं, गमों के पहाड़ टूटते हैं। हम जानते हैं कि मईशत की तबाही का गम है। हम जानते हैं कि आपसे आपके रोजगार छिन जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज रोटी 30 रुपए हो जाने का गम है। हम जानते हैं कि आज कारोबारों को ताला लग जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि आपके चूल्हे ठंडे हो जाने का गम है। हम जानते हैं, हमें एहसास है कि दवाइयों की कीमतें आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो जाने का गम है। और हम जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अवाम के घरों में गमों ने डेरे डाले हुए हैं। लेकिन मैं दो बातें करना चाहती हूँ और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि उन दो बातों का मेरे जाती गमों से कोई ताल्लुक नहीं है। दो बातें करना चाहती हूँ। कहते हैं ना मुल्तान वालों, आप इज्जत वाले लोग हो, आप गैरत वाले लोग हो। ये कहते हैं ना कि अगर अल्लाह ताला दुश्मन भी किसी को दे तो ज़र्फ वाला दे। हमारा अलमिया ये है कि हमें दुश्मन भी मिला तो कम ज़र्फ मिला। मेरी दादी का जब इंतकाल हुआ तो मैं पेशावर के जलसे में बैठी हुई थी और वहां पर फोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी। मेरी दादी के इंतकाल को 2.5 घंटे का अरसा गुजर गया और ये जाली हुकूमत जानती थी कि मुझे इत्तला नहीं पहुंची अपने दादी की मौत की, लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि ये इत्तला मुझे पहुंचा देते। मेरे वालिद, मेरे भाई बहन लंदन से और मेरे बच्चे लाहौर से मुझे पागलों की तरह फोन करते रहे, लेकिन क्योंकि फोन सर्विसेज बंद थी वो इत्तला मुझ तक नहीं पहुंच सकी। और फिर दिमागों में ये नाअहल नहीं है, सिर्फ नाअहल नहीं है, इनके दिमागों में जो गलाजत भरी है। जब मेरी माँ बिस्तरे मर्द पे थी तो ये पीटीआई वाले आईसीयू का दरवाजा तोड़कर मेरी माँ के कमरे में घुस गए और उनकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। और इसी तरह इनकी एक खातून वजीर जिसने एक बात की, उसने कहा कि अपनी माँ की लाश जो है वो पार्सल कर दी पाकिस्तान में। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ जैसा
फर्मा बरदार बेटा मुझे पहले पूरे पाकिस्तान में ढूंढ के तो ला कर दो। आप लोग जानते हो, मुल्तान वालों में आपको एक दिल की बात बताऊं, मैं आपको दिल की बात बताऊं, जिस वक्त मेरी दादी आखिरी सांस ले रही थी तो वो मेरे वालिद की गोद में थी और मेरे वालिद को दुआएं देती देती वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे वालिद वहां लंदन में काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे जो मरती हुई मां के पास ना आते। और दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूं वो ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है और उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। और उनको जल्दी जल्दी दफनाने की जाती है। और इसी तरह बलोचिस्तान में अकबर बुगटी को एक गार में घुस के मारा जाता है, कत्ल किया जाता है और उसके घर वालों को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है और उनके कातिलों को मुल्क से बाहर फरार करा दिया जाता है। और एक और मुल्क का मुंतखब वजीर आजम, मैं इस बात की, मुल्तान के भाइयों, मैं इस बात की गवाह हूं कि जब जिला वतनी के दौर में मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वहां से मेरे वालिद को यहां पाकिस्तान आके जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे वालिद को अपने वालिद की, जिसका वो बहुत ताबेदार बेटा था, उसको लहद में उतारने की इजाजत नहीं दी गई। जब मेरी माँ वहां पर जान दे रही थी तो उसका 50 साला रफीक यहाँ पर जेल काट रहा था। और आज जब वो बीमार है, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, तो आज भी वो अपनी माँ को लहद में उतारने पाकिस्तान नहीं आ सका। तो क्या ये अपने जाती दुखों की बात नहीं है? बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है? मुझे जवाब दो मुल्तान वालों, हमेशा आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? और दूसरी तरफ 10-10, 20-20 साल बंदूकों के जोर पे हुकूमतें की जाती हैं, आइन को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। लेकिन क्या, मुझे बताओ, क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई? मुल्तान वालों हाथ उठा के बताओ, क्या कोई भी, किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो? ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। और किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि मुशर्रफ को खींच के पाकिस्तान वापस लेकर आए? बोलो, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है? तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने गयूर अवाम के पास छोड़कर जा रही हूं कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है? क्या कसूर था यूसुफ रजा गिलानी का, कासिम गिलानी का, हैदर गिलानी का?
गिलानी का। क्यों? क्योंकि वो हमारी आपसे मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे। उनको एक मुज़हिका खेज इल्जाम 50 रुपए के ताला तोड़ने के इल्जाम में उनको जेल भिजवा दिया। अब्दुल कादिर जिलानी, मूसा गिलानी और मैं अपने इनके चारों बेटों को सलाम पेश करती हूं कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त कर लिया लेकिन वो झुके नहीं। और फिर गयूर अवाम, मुल्तान के गयूर अवाम ये इतना बुज़दिल है कि अब कोरोना के पीछे छुप रहा है। मुझे समझ आ रही है कि ये कोरोना नहीं है, ये हुकूमत जाने का रोना है। भाई जरा मुल्तान वालों जरा मुझे जवाब देना मुल्तान वालों को, ये कितना समझदार कोरोना है, कितना समझदार कोरोना है कि जलसे के बाहर खड़ा हो जाता है। अगर तो वो ऑपोजिशन का जलसा है तो वो अंदर आ जाता है और अगर वो हुकूमती जलसा है तो वो बाहर से वापस मुड़ जाता है। पहले पूछता है ये कोरोना पहले पूछता है कि पीडीएम का जलसा है, नून लीग का जलसा है, पीपल्स पार्टी का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं और अगर हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। जमाते इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं आता, हुकूमती वज़रा के जलसों में कोरोना नहीं आता। कोरोना पहले कहता है कि 300 अफराद को गिनता हूं, अगर और 300 अफराद हैं तो अंदर नहीं आऊंगा, 300 अफराद से ज्यादा लोग हैं तो अंदर आ जाऊंगा। लेकिन ये लॉकडाउन, याद रखना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये ऑपोजिशन के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज मुल्तान का ये जलसा और जम्मे गफीर देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड 18 से पहले, ठहर जाओ, कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड 18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड 18 जब घर चला जाएगा तो कोविड 19 भी घर चला जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात, एक सेकेंड, देखो, कोरोना समेत पाकिस्तान को लगने वाले वायरस, महंगाई का वायरस, बेरोजगारी का वायरस, लाकानूनियत का वायरस, ना लायकी का वायरस, ना अहली का वायरस के इलाज के लिए जरूरी है कि इस मुहलक और खतरनाक तरीन वायरस का इलाज किया जाए। और जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत है, जरा कोरोना वायरस के पीछे छुपने वालों जवाब दो, मुल्क की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? मुल्क की तरक्की को कौन सा वायरस लगा है? अवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है? गंदम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? महंगाई को कौन सा वायरस लगा है? मैं जानती हूं मुल्तान वालों के उस वायरस का नाम मुल्तान की आवाम जानती है। जरा बताओ, जरा एक मिनट, एक आवाज में
एक आवाज में मुझे बताना कि मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आई, फिर से बताएं। और पाकिस्तान के सबसे बड़े वायरस का नाम पाकिस्तान की आवाम जानती है और उसका नाम है इमरान खान। उसको लोग एक वजीर आजम की हैसियत से याद नहीं करेंगे, उसको लोग कोविड-18 के नाम से याद करेंगे। और ये और मुल्तान वालों मुझे जवाब, एक और जवाब चाहिए। मुल्तान वालों मुझे एक और जवाब चाहिए और वो जवाब दो मुझे। ये वही है ना, ये इमरान खान वही है ना जिसने आपसे जनूबी पंजाब का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या वो वादा पूरा हुआ? क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? वो जो पहाड़ी के ऊपर लोग बैठे, मुझे बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? अब जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बताएं, क्या जनूबी पंजाब का वादा पूरा हुआ? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आज 2.5 साल के बाद अवाम ये जान चुकी है कि तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा भी एक फ्रॉड था। तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक फरेब था। तुम्हारे हर वादे की तरह तुम्हारा जनूबी पंजाब बनाने का वादा भी एक झूठ था। भाई, जब इलेक्शन होने वाले थे, एक और बात, जब इलेक्शन होने वाले थे ना 2018 के जनरल इलेक्शन, याद है किस तरह जनूबी पंजाब सूबा इत्तेहाद बना था? उसमें से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को तोड़ कर शामिल किया गया और उस जनूबी पंजाब महाज के जो सुरगना थे ना, आज वो आटा और चीनी चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। उन लोटों के नाम जानते हो ना? तो वादा करो, अपनी बहन मरियम नवाज शरीफ से वादा करो कि आइंदा लोटों के झांसे में नहीं आओगे, आइंदा झूठे लोगों के झांसे में नहीं आओगे, ये झूठे वादों पे एतबार नहीं करोगे। इंशाल्लाह। अच्छा, जरा ये भी बताना, चीज़ जिस पे मैं खड़ी हो जाऊं, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, एक बात और बताना, आपकी मुल्तान की रैपिड बस कैसी चल रही है? आपकी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई थी, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? धक्का तो नहीं लगाना पड़ता ना? भाई, पेशावर के अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है। पहले कहता था मेट्रो बस कभी नहीं बनाऊंगा, जंगला बस कहता था। फिर पूरी अवाम ने देखा कि ना सिर्फ उसने थूक कर चाटा, मेट्रो बस बनी। भाई, वो बस चल कम रही है, जल ज्यादा रही है। और 10 रुपए की टिकट का वादा करने वाला 250 रुपए की टिकट दे रहा है और लोगों को कहता है कि उतरो और पेशावर की मेट्रो बस को धक्के लगाओ।
मुझे तो रोज ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता पेशावर में कोई हादसा ना हो जाए। मैं रोज दुआ करती हूँ कि पेशावर के अवाम को अल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत से महफूज रखे, लेकिन यही दुआ मुल्तान वालों में आपके लिए भी करती हूँ, और यही दुआ मैं पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लिए भी करती हूँ, क्योंकि वही अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा है। और सब सिलेक्टर्स, सब तो नहीं, दो सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। और फिर एक और बात, जो मीडिया पे जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई नियाजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी ने सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज लिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, मैं फॉरेन फंडिंग केस पे भी आती हूं। अभी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 6 साल से भागा हुआ है, 6 साल से मफरूर है, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद हैं, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। FIA के अफसर साजिद बाजवा ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। आटा चोरी कर लिया, लेकिन बंदा ईमानदार है। आपकी चीनी चुरा ली, लेकिन बंदा ईमानदार है। मालम जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपए आवाम की जेब से चले गए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और एक और बात, आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं। और उन्होंने जानबूझकर LNG की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है। और अब उन फर्नेस ऑयल की वजह से, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और LNG की ताखीर से, इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड कठपुतली इमरान खान ने खुद ये इतराफ़े जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई,
जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है, क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। ओ भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं, जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे एटीएम मशीन्स मौजूद हो तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ी है भाई? जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है? जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए, तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई? और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना? आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना? एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए, और वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहता है नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे मतलब है। और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था? जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है? कौन कहता था? और आज जब अपनी इक्तदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे एनआरओ दे दो। और जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उनके बड़े भाई को कहता है कि मुझे आज से आप परवेज इलाही समझें। और फिर कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। पहले माफिया से चंदे लेता है और फिर उनको अवाम की जेबों पर लूट मार की इजाजत देता है। एनआरओ भी देता है, खाने की इजाजत भी देता है, और जो सरकारी अफसर उसको कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको उठा के बाहर फेंकता है। वैसे 4 बकरियां इमरान खान की, लेकिन चुपके 15 करोड़ का फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन खाता है ना खाने देता है। मास्क चोरी, जब कोविड-19 आया तो मास्क की डिमांड बढ़ी, इनके लोगों ने मास्क गायब कर दिए मार्केट से और फिर महंगे करके वापस बेचने की कोशिश की, और उन्हीं को अपना वजीर और मुशीर बना दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान ने ये करने को कहा था। ना खाता है ना खाने देता है।
एक मिनट, अब एक बहुत जरूरी बात है, वो आपके लिए भी उतनी जरूरी है, मेरे लिए भी उतनी जरूरी है। जिस तरह ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया, जिस तरह ये कश्मीरियों का मुकदमा हार के आ गया, जिस तरह ये कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया, उसी तरह मेरे भाइयों, मुल्तान के गैरत वाले मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान में इस्राईल को तस्लीम करने की बात शुरू हो चुकी है। मुल्तान की आवाम ये पूछती है, मुल्तान की आवाम इमरान खान से पूछती है कि पाकिस्तान में अचानक इस्राईल की हमायत की तहरीक कैसे चलना शुरू हो गई? ये मुहिम कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि क्या इस्राईल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक ही पेज पे हैं या नहीं? और आगे कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है। इसने कश्मीर ना सिर्फ मोदी की झोली में फेंक दिया, बल्कि कश्मीरियों के खिलाफ गद्दारी के पर्चे कटवाए। अब अगर ये कश्मीर में वोट डालने जाए, वैसे तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की इलेक्शन तक ये चलेगा नहीं, लेकिन अगर ये कश्मीर में वोट मांगने जाएगा तो कश्मीर के अवाम इसको वो गद्दारी के पर्चों से इसका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं मुल्तान के अवाम के साथ मिलकर आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज पे तवज्जो दो कि 6 साल से ये फॉरेन फंडिंग के मुकदमे के ऊपर सांप बनकर क्यों बैठा है। अवाम को बता दो। जब आपको ये पता चल गया ना, मुल्तान के मेरे भाइयों, जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा क्यों चलने नहीं दे रहा आगे, क्यों इदारों को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग का केस रोक कर बैठा है, और किस ने बाहर के मुल्क से इसको अरबों रुपए दिए हैं, वो बहुत बड़े सबूत हैं। अगर वो अवाम के सामने आ गए तो अवाम को पता चल जाएगा कि इस्राईल के हक में आज जो मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे कौन है। और आखिर में क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको सादिक और अमीन करार दिया था? किसको? आज वो जज साहब भी, वो शख्स भी आज मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि किस इंसान को मैंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। हम जानते हैं, कौम जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स्ड मैच था। और जिस तरह अपने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले को इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। भाई, सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया,
उसके वक्त में 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी थी और सादे कमीन के दौर में आज 30 रुपए की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा आवाम को। जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाअहल करार दिया था उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था। इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता है। और अब आखिर में पीडीएम की तहरीक, इस हुकूमत को घर भेजने की तहरीक अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। नवाज शरीफ की बेटी का न सिर्फ मुल्तान के गयूर अवाम से वादा है बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से वादा है कि आपको मुश्किलात से निकालने के लिए आपके घरों में इंशाअल्लाह ताला जो चूल्हे हैं वो दोबारा से जलाने के लिए, आपके घरों की और मोहल्लों की और मुल्क की रौनकें आबाद करने के लिए मुझे अगर जेल भी जाना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये जेलों में जाना, बेगुनाह जेलें काटना और डेथ सेल्स में सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आना एक हकीर सा नजराना है जो मैं आपके कदमों में पेश करती हूँ। इससे पहले कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे, इससे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइट गई, ये माइक तो चल रहा है भाई। इससे पहले कि पीडीएम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करे और इससे पहले कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे कर्ता धर्ता के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े हो जाएं, खुद इक्तदार छोड़ने पर इत्तफाक कर लो। पीडीएम फैसले करने वाली है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। मरियम नवाज शरीफ आज आपको खबरदार कर रही है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। मुल्तान के अवाम जिंदाबाद, मुल्तान के गयूर अवाम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जीऊंदे रहो, हंसते रहो, बसते रहो।